हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पर स्वागत करता हूं। हम यहां पर वैदिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पूरे क्लास में हमने वैदिक काल के बारे में अध्ययन किया, जिसमें उसके राजनीतिक जीवन कैसा था उस कालखंड में, सामाजिक स्थिति कैसी थी स्त्रियों की, फिर उद्योग धंधे किस तरह से थे उस कालखंड में। इन सब चीजों का हमने ऋग्वैदिक काल में अध्ययन किया था। आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे और चीजों को जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। इन सब चीजों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो सबसे पहले आप लिखिए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपको पता होगा कि इसका काल क्रम क्या है। मैंने सबसे पहले क्लास में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जो काल क्रम है उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? उसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से कितना तक है? 600 ईसा पूर्व तक के काल खंड को उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत माना जाता है। और इस कालखंड में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, इन सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन नजर आते हैं। तो सबसे पहले आप यहां लिखिए राजनीतिक संगठन। क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे राजनीति में, इन सब चीजों को आप देखिए। तो ऋग्वेद काल में क्या था? ऋग्वेद काल में छोटे छोटे कबीलाओं का निर्माण हो चुका था, ये आपको पता है। तो वे जो कबीला जो थे धीरे धीरे डेवलप कर गए थे और अब वो बन गए थे जनपद। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जो जन थे, जन अब जनपद बन चुके थे। अब जनपद बन चुके थे, जनपद बन चुके थे। इस पॉइंट को लिखिए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? जो कबीला थे, जैसे क्या है, पुरु नामक कबीला था, आपको पता ही होगा। दूसरा भरत नाम का एक कबीला था जिसको हम जन कहते थे। ये पुरु जन हो गए और ये भारत जन हो गए। तो ये दोनों मिल करके अब विस्तार हो चुका था इनका। ये दोनों मिल करके अब क्या बना चुके थे? कुरु, कुरु नामक जनपद का निर्माण कर चुके थे। ठीक, क्या बना चुके थे? ये जनपद बन चुके थे। यानी छोटे छोटे जो कबीला थे, जो छोटे छोटे जन थे, अब बृहद रूप ले चुके थे। तो इसी तरह से पुरु और भारत मिलकर के कुरु का निर्माण कर चुके थे। ठीक, इतना क्लियर है। ऋग्वेद काल में आपने देखा था कि सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं। क्या थी? सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं थी जो राजा को मतलब कि चुनते भी थे, उन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों को करने में हेल्प भी किया करते थे। तो अब उनका क्या योगदान है? तो सभा और समिति जो थी वह अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। सभा व समिति समिति अब कमजोर हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। ठीक है, राजा शक्तिशाली हो गया था। धीरे धीरे क्या था, राजा का नियंत्रण सत्ता पे ज्यादा स्थापित हो चुका था, वह ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इनसे सलाह मशवरा लेता था, परंतु इनकी भूमिका क्या थी? अब कम हो चुकी थी। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि ऋग्वेद काल में सभा और समिति की भूमिका ज्यादा थी, परंतु उत्तर वैदिक काल के आते आते सभा और समिति की जो भूमिका थी वो कम हो चुकी थी। ठीक है, तो इसको सभा और समिति को ऐसे गोला लगा लीजिए, ध्यान रहेगा आपको। ठीक, अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या है कि राजा जो थे, जो शक्तिशाली हो गए थे धीरे धीरे, तो अपने आप को मतलब कि हर क्षेत्र के राजा अलग अलग नामों से जाने लगे थे। जैसे कि मध्य क्षेत्र में जो राजा थे, मध्य क्षेत्र के राजा अपने आप को क्या कहते थे? मध्य क्षेत्र के राजा अपने आप को राजा कहते थे। ठीक, जो पूर्वी क्षेत्र के राजा थे, पूर्वी क्षेत्र के राजा अपने आप को क्या कहते थे? सम्राट कहने लगे। ठीक,
फिर आपको उत्तरी क्षेत्र के राजा अपने आप को विराट कहने लगे। ठीक। फिर पश्चिमी क्षेत्र के राजा अपने आप को क्या कहने लगे? स्वराट कहने लगे। ठीक। और जो दक्षिणी क्षेत्र के राजा अपने आप को क्या कहने लगे? अपने आप को भोज कहने लगे। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए। देखिए, राजा का नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में जाना जाने लगा। जैसे मध्य क्षेत्र के राजा अपने आप को राजा ही कहते थे, पूर्वी क्षेत्र के राजा सम्राट, उत्तरी क्षेत्र के राजा विराट, पश्चिमी क्षेत्र के राजा स्वराट और दक्षिण क्षेत्र के राजा अपने आप को भोज कह रहे थे। इसको एक थोड़ा सा डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। जैसे मध्य क्षेत्र हो गया, ये अपने आप को राजा कह रहे हैं। ठीक। और ये जो उत्तरी क्षेत्र है, ये अपने आप को विराट कह रहे हैं। और इस क्षेत्र के जो राजा हैं अपने आप को क्या कह रहे हैं? सम्राट कह रहे हैं। ठीक। और पश्चिमी क्षेत्र के जो राजा हैं अपने आप को स्वराट कह रहे हैं। ठीक। और ये जो दक्षिणी क्षेत्र के राजा हैं अपने आप को क्या कह रहे हैं? भोज कह रहे हैं। देखिए, इस चीज को आप समझिए। ये उत्तर के राजा विराट, पश्चिम के राजा स्वराट, दक्षिण के राजा भोज, मध्य के राजा और इसके ये जो है पूर्वी क्षेत्र के राजा सम्राट कहने लगे। और सबसे बड़ी विशेषता है जब ये इन सब क्षेत्रों पे जो नियंत्रण कर लेता था, यानी जो उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में अपना सत्ता स्थापित कर लेता था, तो एक बड़ा राजा कहलाता था। उस बड़े राजा को क्या कहते थे? उस बड़े राजा को कहते थे एक राट। क्या कहते थे? एक राट। याद रखिए, राजा, सम्राट, विराट, स्वराट और भोज, इन सभी क्षेत्रों के जो राजा पे जो विजय हासिल कर लेता था, वो अपने आप को एक राट कहलाता था। ठीक। इतना चीज को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। इसको आप कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिए। इन सब एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, इससे आप अच्छे से इन सब चीजों का अध्ययन करते रहिएगा। ठीक है। और रिवीजन बहुत जरूरी है। वीडियो को देखिए और अपना एक नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए, ताकि चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि परीक्षा हॉल में क्या होगा, बहुत कम समय मिलता है सोचने के लिए, चीजें याद नहीं रहेंगी तो आप परीक्षा में अच्छे से कर नहीं पाइएगा। ठीक है ना। तो इन सब पॉइंट को याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस कालखंड में क्या था, राजा जो थे, तो राजा जो बैठते थे, क्या बोलते हैं उसको, 2-3 यज्ञ होते थे। राजसूय यज्ञ, फिर आपका वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो यज्ञ भी होने लग गए। आप यहां लिखिए यज्ञ क्या क्या होता था। देखिए, पहला है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ हो रहा है। ठीक। दूसरा क्या हो रहा है? अश्वमेध यज्ञ भी होते थे। अश्वमेध यज्ञ भी हो रहे हैं। ठीक। तीसरा वाजपेयी यज्ञ भी हो रहा है। ठीक। इन सब चीजों को आप याद कर लीजिए। राजसूय यज्ञ शुरू हो चुका था, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ उत्तर वैदिक काल में संपादित हो रहे थे। तो राजसूय यज्ञ में क्या था, ये देखिए। राजसूय यज्ञ में होता यह था कि राजा सिंहासन पर बैठता था और विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना की जाती थी इस यज्ञ में। तो इसमें राज्याभिषेक होता था। राज्याभिषेक होता था राजा का। ठीक। इसमें कई प्रकार के जलों का उपयोग किया जाता था। अध्ययन से पता चलता है कि 17 प्रकार के जलों से राजा का राज्याभिषेक किया करते थे पुरोहित वर्ग। जब राज्याभिषेक राजा का हो रहा है तो उस काल में क्या होता था? उस काल में होता यह था कि ये अपने साथ रत्नीन को भी रखा करते थे। रत्नीन कौन थे? इनके उच्च पदाधिकारी होते थे। तो यहां रत्नीन का वर्ड यूज हुआ है, आप लिख लीजिए रत्नीन। ठीक। रत्नीन कौन थे? तो रत्नीन यहां पर लिख लीजिए राजा के पदाधिकारी होते थे। राजा के पदाधिकारी उन्हें रत्नीन कहा जाता था। रत्नीन इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि कानों में रत्न धारण करते थे, इसलिए रत्नीन कहलाए।
एक बार मैं और रिवीजन कर दे रहा हूं आपके लिए। रत्नीन कौन थे? राजा के पदाधिकारी को रत्नीन कहा जाता था। ठीक, कई प्रकार के रत्नीन का जिक्र मिलता है, उसमें एक आध दो आप लिख लीजिए, सही रहेगा। पहला जो था, देखिए, पहला था सेनानी। सेनानी तो सेना पे नियंत्रण था इसका। ठीक है, क्या था? सेना पे नियंत्रण, यानी सेना का पदाधिकारी बोल सकते हैं इसको, सेना का पदाधिकारी। ठीक, ये था सेनानी। दूसरा था पुरोहित। इसे तो आप जान ही रहे हैं, पुरोहित क्या थे? पूजा पाठ का पूरा नियंत्रण इनके पास था। फिर राजा को सलाह मशवरा देने के कार्य भी किया करते थे, यानी पूजा पाठ से जुड़े हुए थे, पूजा पाठ से जुड़े हुए थे। तीसरा युवराज, यह भी एक रत्न थे। युवराज तो आप जान ही रहे, राजा का पुत्र युवराज कहलाता था। ठीक है, राजा का पुत्र युवराज। तो सेनानी, पुरोहित, युवराज। एक आध और रत्नीन का नाम लिख लीजिए, जैसे संग्रहिता। संग्रहिता ये कोषाध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष के पदाधिकारी। ठीक, इस तरह से रत्नीन 11-12 रत्नीन का जिक्र मिलता है। आप कुछ रत्नीन का नाम याद रखिए, सेनानी, पुरोहित, युवराज, असंग्रहिता। ये राजा के उच्च पदाधिकारी थे, उच्च वर्ग से संबंधित थे। ठीक, आगे जाकर के आप देखिए कि अश्वमेध यज्ञ भी होने लगा। ठीक, अश्वमेध के यज्ञ के बारे में क्या है? तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में था कि अश्वमेध यज्ञ क्या था? अश्वमेध यज्ञ में तो राजा जो सर्वशक्तिमान हो चुके थे, तो वो राज्य का विस्तार जब करते थे तो घोड़े की पूजा करके उसे छोड़ दिया करते थे। घोड़ा जहां जहां जाता था उस क्षेत्र के राजा, बड़े राजा की अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक, और जो राजा उस रथ को या उस घोड़े को रोकता था तो उससे युद्ध होता था। तो कहने का मतलब यह राज्य विस्तार के लिए यज्ञ किया जाता था। किस लिए किया जाता है? राज्य विस्तार हेतु यह यज्ञ होता था। ठीक, फिर वाजपेयी यज्ञ आता है। एक यहां पर आपको मैंने बताया था, क्या था? वाजपेयी यज्ञ। क्या था वाजपेयी यज्ञ? इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि वाजपेयी यज्ञ क्या था। तो वाजपेयी यज्ञ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए किस चीज से जुड़ा हुआ था। वाजपेयी यज्ञ तो यह जो था रथ दौड़ से जुड़ा हुआ था। रथ दौड़ से, एक तरह का रथ दौड़ था, जिसमें क्या होता था, कई रथ भाग लिया करते थे, लेकिन जिसमें इसमें विजय सिर्फ राजा का ही रथ हुआ करता था। जाहिर सी बात है, जब राजा उस खेल में शामिल हो रहा है तो कोई और तो जीतेगा नहीं, राजा ही जीतेंगे भाई, वरना राजा नाराज भी हो सकते हैं। तो ये मुश्किल क्या था, एक तरह से मतलब कि मनोरंजन के लिए होता था वाजपेयी यज्ञ, और रथ दौड़ था जिसमें राजा का ही रथ जीता करता था। ठीक, इतना पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए।